हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास यूपी बोर्ड का 2020 का अनसोल्ड पेपर का सेट नंबर 347 का WA। तो सबसे पहले तो एक काम करना है आपको कि आप अपने पास जो आपके पास अनसोल्ड पेपर है, उस अनसोल्ड पेपर का आप सेट नंबर 347 WA अपने सामने निकाल कर रखेंगे। आप यहीं पर वीडियो को पॉज कर सकते हो और सबसे पहले आपको सेट निकालना है, ये वाला सेट, सेट नंबर 347 WA यूपी बोर्ड 2020। हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यूपी बोर्ड सन 2020 में पूछे गए थे केमिस्ट्री में, और उन क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि सर अनसोल्ड पेपर करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मैं आपको इस बात के बारे में स्पष्ट रूप से बताता हूं कि हाँ, अनसोल्ड पेपर करने से बहुत फायदा होता है, ये बात तो ठीक है। पर इस बार जो हमारे पास अनसोल्ड पेपर हैं उनमें एक समस्या है, और समस्या ये है कि हमारे अनसोल्ड पेपर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वे क्वेश्चन 30% रिड्यूस कर कर नहीं दिए गए हैं। आपको पता है यूपी बोर्ड ने और ज़्यादातर स्टेट बोर्ड ने सिलेबस 30% घटा दिया है, पर हमारे अनसोल्ड पेपर में उन 30% जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उन क्वेश्चंस को भी दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जब इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने में उनके सामने वे क्वेश्चन भी आते हैं जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अब उन्हें प्रॉब्लम तो आएगी। इसलिए मैं बार बार आपको कहता रहता हूं कि अनसोल्ड पेपर को ऊपर ज़्यादा यकीन ना करो। अनसोल्ड पेपर से अच्छा आप जो क्वेश्चन बैंक होता है उस क्वेश्चन बैंक से चैप्टर वाइज स्टडी करो। जिस बच्चे ने पूरा सिलेबस प्लेलिस्ट के अनुसार कर रखा है उसे तो कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। पर फिर भी अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई सा भी एक क्वेश्चन बैंक ले लो और उस क्वेश्चन बैंक से आप चैप्टर वाइज अर्थात यूनिट वाइज प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार। पर फिर भी आपकी रिक्वेस्ट इतनी बार आई तो इस रिक्वेस्ट को देखते हुए मैं आपके लिए एक सैम्पल पेपर कह दो या प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम कह दो या अनसोल्ड पेपर कह दो, कोई से भी पब्लिकेशन का उठा लेना, सेट नंबर 347 WA तो ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रेफाइट है। देख रहे हो ना आप ध्यान से, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट क्या है? पहला ऑप्शन दिया इन्होंने आयनिक ठोस, दूसरा ऑप्शन दिया इन्होंने धात्विक ठोस, तीसरा ऑप्शन दिया सहसंयोजी ठोस और चौथा ऑप्शन दिया आणविक ठोस। तो हमें बताना है कि ग्रेफाइट इन चारों में से क्या है। बताओ आप सोच के, क्या है ग्रेफाइट? आपको पता है ना ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। आपको पता है कि ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में कार्बन होता है। जैसे कार्बन का एक परमाणु होगा, कार्बन का फिर दूसरा परमाणु होगा, कार्बन का तीसरा परमाणु होगा, कार्बन के परमाणु आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ग्रेफाइट में सारे कार्बन के परमाणु ही होते हैं। और यदि मैं कार्बन के परमाणु का एक लेयर बनाता हूं तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट में कोई भी कार्बन परमाणु केवल 3 बंध बनाता है, 3 बंध। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ग्रेफाइट में कोई भी कार्बन परमाणु केवल 3 बंध बनाता है। इसका मतलब उसकी बाहरी कक्षा के 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा का स्वतंत्र अवस्था में या मुक्त अवस्था में रहता है, जिसके कारण ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि ग्रेफाइट क्या है? आयनिक ठोस है क्या? नहीं, ग्रेफाइट आयनिक ठोस तो नहीं है। आयनिक ठोस तो उसे कहते हैं जिसमें आयन हो, और ग्रेफाइट में तो सारे कार्बन के पार्टिकल्स हैं, सारे कार्बन के परमाणु हैं। आयनिक ठोस तो हो ही नहीं सकता है। धात्विक ठोस, भाई धात्विक ठोस में तो धातु के परमाणु होते हैं। क्या कार्बन कोई धातु है? नहीं, कार्बन कोई धातु तो नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस हो सकता है या नहीं हो सकता है, बताओ। और चौथा ऑप्शन है आणविक ठोस। आणविक ठोस में तो अणु होते हैं, इसमें तो सारे परमाणु हैं। तो क्या होगा बेटे? ये क्या होगा? सहसंयोजी ठोस। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? उत्तर नंबर 3 सहसंयोजी ठोस।
तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है ग्रेफाइट क्या है, तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है जिससे हमें साथ में अनसोल्ड पेपर ना लगाना पड़े, इसलिए अपनी तरफ से क्वेश्चन लिखा है। आपको सीधा उत्तर लिखना है सह संयोजी ठोस, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासरी हैं? तो हमारे पास पहला विलयन दे रखा है 0.1 m NaCl तथा 0.1 m Na2SO4। अब मुझे एक बात बताओ, NaCl कितने आयनों में टूटता है? 2 में। तो 2 की 0.1 में जब आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। तो NaCl की यहाँ मोलरता भले ही 0.1 m हो, पर इसकी प्रभावी मोलरता कितनी होगी? 0.2 m होगी, क्योंकि ये 2 आयनों में टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और Na2SO4 को जब आप देखते हो तो Na2SO4 टूटकर 2 तो देता है Na पॉजिटिव आयन और 1 देता है SO4 डबल नेगेटिव आयन, तो 3 आयन इसके बनेंगे। तो इसकी प्रभावी मोलरता कितनी होगी? 0.1 को 3 से मल्टीप्लाइड करो 0.3, तो इसकी तो मोलरता आई 0.2 और इसकी आई 0.3। क्या दोनों मोलरताएं बराबर हैं? नहीं, बराबर तो नहीं है। इसका मतलब ये दोनों विलयन तो समपरासरी हो ही नहीं सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन देखो क्या है। दूसरा है 0.1 m यूरिया। यूरिया तो आयनों में टूटता नहीं है, तो 0.1 का 0.1 ही रहेगा। और फिर दिया इन्होंने 0.1 m NaCl। NaCl टूटता है 2 आयनों में, 2 आयनों में टूटता है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.2। क्या दोनों प्रभावी मोलरताएं समान आई हैं? नहीं, समान तो नहीं आई हैं। और यदि समान नहीं आई हैं तो इसका मतलब ये है कि ये भी समपरासरी नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं क्या है। अगला ऑप्शन इन्होंने दिया है 0.1 m यूरिया और 0.2 m MgCl2। भाई यूरिया तो 0.1 का 0.1 ही रहेगा, इसे तो गरीब को टूटना ही नहीं है आयनों में बिल्कुल भी, ये कोई विद्युत अपघटन थोड़ा ही है। और ये MgCl2 एक तो बनाएगा Mg डबल पॉजिटिव आयन और 2 बनाएगा Cl नेगेटिव आयन, तो 3 आयन बनाए, 3 दूनी 6। अरे भाई 0.6 हो गई इसकी मोलरता, तो इसकी प्रभावी मोलरता हुई है 0.6। देखते रहना जरा ध्यान से, जब दोनों की मोलरताएं अलग अलग हैं तो ये भी समपरासरी नहीं हो सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, 0.1 m कैल्शियम नाइट्रेट तथा 0.1 m सोडियम सल्फेट। एक कैल्शियम आयन बनेंगे, 2 नाइट्रेट आयन, 3 आयन बनेंगे, तो 0.1 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी प्रभावी मोलरता आएगी 0.3 m। और यहाँ देखो इसमें क्या होगा, इसका 2 तो बनेंगे Na पॉजिटिव आयन, 1 बनेगा SO4 डबल नेगेटिव आयन, तो ये भी 3 आयनों में टूटेगा, तो इसमें 0.1 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की प्रभावी मोलरताएं समान आई हैं। जब इन दोनों की प्रभावी मोलरताएं समान हैं तो इसका मतलब साफ है कि ये दोनों समपरासरी विलयन होंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4th। हमारा उत्तर क्या होगा? चौथा उत्तर होगा। और चौथा दे रखा है 0.1 m कैल्शियम नाइट्रेट और 0.1 m सोडियम सल्फेट। तो एग्जाम में जब आपको आंसर लिखना है तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि पहले एक क्वेश्चन का आंसर लिखो, सिर्फ यहाँ नंबर डालो और नीले पेन से जो मैंने लिख रखा है वही लिखना है आपको। पहले के 6 नंबर डालो और ये वाला लिखो लाइन सिर्फ, ये क्वेश्चन उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है बहुविकल्पीय में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पहले का गैप। 4 धातुओं ABCD के मानक अपचयन विभव क्रम से 1.5 वोल्ट, -2.0 वोल्ट, +0.34 वोल्ट तथा -0.76 वोल्ट हैं। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता यानी अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्या पूछा है? क्रम। जरा 1 मिनट में इसे सेट कर लूं थोड़ा। अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम पूछा है। तो आपको इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि वैसे तो इसे 30% में रिड्यूस कर दिया गया है, जो 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है उसमें रिड्यूस कर दिया गया है। पर आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि ये जो इनके इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, वैसे तो इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 30% में इस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। पर फिर भी यदि आप दिमाग लगाना ही चाहते हो, आपको लगता है कि आ सकता है एग्जाम में, वैसे नहीं आएगा ये क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे? ये जो ABCD इन 4 रो के जो दे रखे हैं, इन्होंने क्या दे रखे हैं? इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इन्हें आप बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। सबसे कम इसका है ना, और फिर उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है और उसके बाद इसका है।
इसका मतलब ये है कि देखो -2 सबसे कम है। विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाने के लिए हमने क्या करा, सबसे कम इलेक्ट्रोड विभव देखा -2 है, -2। उसके बाद इससे ज्यादा क्या है, -0.76 वोल्ट। उसके बाद कौन है, उसके बाद है +0.34 वोल्ट। और सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, +1.5 वोल्ट। तो हमने इन चारों वैल्यू को किस क्रम में रखा, बढ़ते हुए क्रम में। तो ये किसका था, BDCA। इसका मतलब सही उत्तर हमारा BDCA होगा। सबसे ज्यादा क्रियाशील वो होता है धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर रखा होता है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर वो रखा होता है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होता है। तो सबसे कम मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका था, B का -2, इसलिए B सबसे ज्यादा क्रियाशील है। उसके बाद फिर D है, फिर C है, और A सबसे कम क्रियाशील है क्योंकि A का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा है और विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे रखा हुआ होगा। ठीक है, बताओ समझ में आई क्या बात। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन। वैसे इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैंने फ्रेश वीडियोस में ये क्वेश्चन करा रखे हैं। देखो यहाँ लिखा है 30% में हटाया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का घ। पहले का घ है, निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। भाई CH3COO प्लस NaOH इक्वल टू CH3COO प्लस C2H5OH। ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया या शून्य कोटि की अभिक्रिया लग ही नहीं रही। शून्य कोटि की पूछी है ना, ये तो नहीं, ये तो द्वितीय कोटि की लग रही है। हालांकि अभिक्रिया की समीकरण को देखकर हम अभिक्रिया की कोटि नहीं बता सकते हैं। दूसरा आपको लग रहा होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक जल है, जल की सांद्रता में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरी आपको लग रही होगी तृतीय कोटि की अभिक्रिया, और इसे आप देखो, इसे ज्यादातर बच्चे कह रहे होंगे कि ये H2 + Cl2 = 2HCl, ये एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। पर मैंने जब आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ाई थी तो उसमें इस रिएक्शन को उदाहरण हमने लिया था शून्य कोटि की अभिक्रिया में। सच्चाई यह है कि इस रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग किसी भी अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ना तो H2 की सांद्रता पर, ना Cl2 की सांद्रता पर। वो निर्भर करता है प्रकाश पर, ये hν। तो हमारा उत्तर क्या है, इन्होंने पूछा था शून्य कोटि की अभिक्रिया बताओ इनमें से कौन सी है। तो हमारा उत्तर है फोर्थ, H2 + Cl2 = 2HCl, क्योंकि इसके ऊपर सनलाइट का जो इंटेंसिटी है वो रिएक्शन के स्पीड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हम जितना भी मैंने नीले पेन से लिख रखा है उत्तर में आपको अपने एग्जाम में इसी तरह लिख के आना है। पहले क्वेश्चन का उत्तर लिखो, जगह छोड़ो, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर लिखो, जगह छोड़ो, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर, कम से कम एक लाइन छुट्टी होनी चाहिए 2 प्रश्नों के उत्तरों में। ब्लैक कलर से जो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं वो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए लिखे हैं, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आते हैं पहले के अंग्य पर। ठीक है, तो कै, खे, गे, घे, अंग्य। कुछ बच्चे इसे डे बताते हैं, डे क्या बताते हैं, डे बताते हैं। ये गलती मत करा करो आप, नहीं तो जो आपके छोटे भाई बहने में कहेंगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, भैया दीदी क्या कर रहे हैं, डे बताते हैं अंगे को। ठीक है, डे और अंगे में फर्क आप पहचान लो क्या होता है। चलो खैर, डे और अंगे की बात तो बाद में करेंगे, थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात कर लें पहले। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये 4 ऑप्शन दे रखे और सबको पता होना चाहिए इसमें सही क्वेश्चन क्या है, सही ऑप्शन क्या है, Br2 + KOH। Br2 + KOH हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया होती है। और कैसे होती है देख लो, कैसे होती है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ऐसे होती है, मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ इसे, नोटबुक को थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। देखो सही हुआ क्या, हो गया सही। देखो अब जरा यहाँ क्या है भाई, इन्होंने कहा एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। एमाइड RCONH2, R की जगह मैंने CH3 लिख दिया, कोई बात नहीं है, R लिख सकते हो आप यहाँ पर, या कोई सा भी एल्काइल ग्रुप। RCONH2 + Br2 + 4KOH = RNH2 + K2CO3, और KBr बनेगा और H2O। इस रिएक्शन को याद करके जाना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। और इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एमाइड से एमीन बनाते हैं। देखो एमाइड है RCONH2, क्या बनाया है, RNH2, एमीन बनाया है ना। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और ऊपर कर लूं इसे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन नाम है, और ये क्वेश्चन भी 30% में हटाया गया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा यूनिटी हटा दिया।
पूरा यूनिट हटा दिया है। जहां रेड कलर से मैंने लिखा है 30% में हटाया गया है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को तैयार करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अनसोल्ड पेपर को ना करके आप ज़्यादा ध्यान दो किसके ऊपर, जो आपका क्वेश्चन बैंक होता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, जो आपको कम समय में अच्छा काम करना है। राइबोफ्लेविन नाम है। राइबोफ्लेविन विटामिन B1 का नाम है, B2 का नाम है, B6 का नाम है या B12 का? तो सबको पता होना चाहिए विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। किसका नाम होता है? विटामिन B2 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो खैर अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन नीचे आता हूं मैं लेके, इसे थोड़ा सा सही कर लूं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। अब तो सही रखा गया। देखो, अब कुछ बच्चे यहाँ कह रहे होंगे कि सर आपने आज बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाया, आपने बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाया आज? बोर्ड पे बस सोच रहा था कि कुछ अलग तरीके से करूँ जिससे कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाए, कम समय में ज़्यादा काम करने का प्रयास है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसे सही करके रख लूँ थोड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इधर से रखते हैं, इधर से रखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, देख पा रहे हो ना? अब सही दिखाई दे रहा है ना सबको? अगला क्वेश्चन है, एक ठोस द्रव्यमान में के माने पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक में केंद्र में स्थित है। देखो, क्रिस्टलीय घनीय जालक के, ध्यान से देख रहे हैं ना, केंद्र में स्थित है। केंद्र में स्थित है इसका मतलब काय केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है वो यूनिट सेल। इस लाइन से पता चला मुझे कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है यूनिट सेल। तो पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी? पोटेशियम का इन्होंने मोलर द्रव्यमान दे रखा है, या परमाणु भार कह दो 39। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा पेपर में, ध्यान रखना आप। और मैंने करा रखे हैं ये जितने भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में कह दो, या सैंपल पेपर में, या प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं आपको कई बार। फ्रेश वीडियोस में भी कराए थे, फिर रिवीजन में भी कराए थे, और ऑब्जेक्टिव में भी कराए थे। सारी आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, हर जगह करा रखा है। इन्होंने कहा एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक में जालक के केंद्र में स्थित है। BCC है इसका मतलब, वो जब जालक के केंद्र में है। तो पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी? देखो, BCC के लिए Z कितना होता है? 2। भाई, काय केंद्रित जो एकक कोष्ठिका होती है उसमें कुल कणों की संख्या 2 ही तो होती है, आपको पता होगा। और भार कितना दे रखा है? 4 ग्राम। 4 ग्राम दे रखा ना, ये रहा देखो। और हमें बताना है नंबर ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका या इकाई सेलों की संख्या। मोलर द्रव्यमान कितना होता है इसका दे रखा है इन्होंने 39। और अवोगाद्रो संख्या आपके सबके याद है 6.022 गुणा 10⁻23। अब हम फार्मूला लगाएंगे, इस फार्मूले से ही मैंने आपको फ्रेश वीडियोस में और रिवीजन में क्वेश्चन कराए हैं। यदि आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने हैं तो क्या लगाना है फार्मूला? भार बटे मोलर द्रव्यमान गुणा Na/Z। Z का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन यूनिट सेल। तो भार कितना है? 4 ग्राम। मोलर द्रव्यमान 39। अवोगाद्रो संख्या 6.02 गुणा 10⁻23। और Z कितने होते हैं? एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं? BCC में 2। तो 2 दूनी 4। अब 6 की 6.02 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12.04 अपॉन में 39 है, 10⁻23 है। तो जब आप 12.04 को 39 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.3087 गुणा 10⁻23। दशमलव यहाँ रखना सही नहीं है, एक अंक के बाद ले जाओ इसे। 3.087 और 10⁻23, एक अंक इधर लेके आए तो एक घट जाएगा यहाँ से, 22 हो जाएंगे। तो 4 ग्राम पोटेशियम परमाणु जो आपके पास हैं उसमें कितने यूनिट सेल होंगे? 3.087 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल्स होंगे। इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए करना। वैसे आपके स्कूल में या कोचिंग में इस क्वेश्चन को अलग तरीके से कराया गया होगा, पर आप इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से हिट करके आओगे। और मैंने जब भी आपको क्वेश्चन को कराया है, इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले को यूज करके कराया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन अभी थोड़ा थोड़ा जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, मुझे भी इस तरीके से पढ़ाने की सोच रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा काम हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, एक वाष्पशील पदार्थ के
2.5 ग्राम को, सही दिखाई दे रहा ना आपको क्वेश्चन? एक अवाष्पशील है, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सी की वृद्धि हुई। डेल्टा टी दे रखा है। देखो यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, मैं आज इस चीज को क्लियर करके रहूंगा, ठीक है? ध्यान से देखते रहो और सो मत जाना कोई सा कभी सो जाओ। 0.4 डिग्री सी, अब कुछ मैंने देखे अनसोल्ड पेपर, वहां 4 डिग्री सी लिख रखा है। इस तरह की बहुत मिस प्रिंटिंग होती है, कहीं आंसर नहीं सही है, कहीं क्वेश्चन में ही गड़बड़ी हो रही। 0.4 डिग्री सी की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो इन्होंने क्या क्या दे रखा है, इन्होंने भार दे रखा है 2.5 ग्राम दे रखा है, ये लिख रखा है 2.5 ग्राम। और अब बात यह है कि यहाँ हमें देखना है कि बेंजीन यानी विलायक कितना है, 100 ग्राम है, लिख दिया W बराबर 100 ग्राम। ये तो विलय का भार हो गया, विलायक का हो गया। डेल्टा टी कितना है, 0.4 डिग्री सी। अब यहाँ कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इसे डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट करो पहले, और केल्विन में कन्वर्ट करके फिर रखो वैल्यू। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, देखो आज मौका मिला है इस बात को समझाने का, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं। कभी भी आप एक बात देखना कि जो आपका सेल्सियस वाला पैमाना होता है ना, सेंटीग्रेड वाला पैमाना जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है डिग्री सी, उस डिग्री सी वाले पैमाने के आप पॉइंट्स देखना। मान लो डिग्री सी वाला पैमाना मैंने यहाँ रखा हुआ है, उसके पॉइंट्स हैं, और फिर केल्विन वाला पैमाना देखना, उसके पॉइंट्स देखना। तो जब आप डिग्री सी और केल्विन वाले पैमाने के पॉइंट्स देखोगे ना, मान लो दोनों पैमाने आपने बराबर बराबर रख दिए, तो डिग्री सी वाले पैमाने के 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, ये अंतर, उतना ही अंतर केल्विन के 2 पॉइंट्स के बीच का होता है। ये पैमाना डिग्री सी का है और ये केल्विन का है। तो हाँ, मुझे इस बात का तो पता है कि जब आप डिग्री सी में 273 जोड़ देते हो या 273.15 जोड़ देते हो, तब वो केल्विन में कन्वर्ट होता है। पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि इनके जो डिग्री सी पैमाना है, इसके 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, ये गैप, और केल्विन के 2 पॉइंट्स के बीच का गैप, ये तो बराबर ही होते हैं, बिल्कुल। क्या होते हैं? बिल्कुल बराबर। इसलिए आप जब डेल्टा टी की बात करते हो तो आप इन डिफरेंस को देखते हो कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है या 3 के या 4 के, क्या है, तो डिफरेंस तो बराबर ही आएगा, चाहे डिग्री सी में देख लो चाहे तो केल्विन में देख लो। डिफरेंस यानी अंतर यानी गैप तो बराबर ही आएगा, और जब गैप बराबर आएगा तो डेल्टा टी तो देख रहे हैं हम, टी तो नहीं देख रहे। यदि खाली टी देखते तो हमें सोचना पड़ता कि यार टेम्परेचर डिग्री सी में लेना चाहिए या केल्विन में लेना चाहिए। पर जब हम तापांतर ले रहे हैं, ताप का अंतर ले रहे हैं, तो वहां ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखो, डेल्टा टी में आपको गैप लेना है, गैप। और गैप चाहे आप डिग्री सी में ले मारो और चाहे केल्विन में ले मारो, आपकी मर्जी है, उत्तर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है? तो इसलिए कहता हूँ समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे, समझे कुछ। अब ये मत कह देना कि सर मेरी समझ तो तेरी समझ की समझ से बाहर है, ऐसा मत कहना बिल्कुल भी। कोशिश करना इस बात को समझने की जो समझाई है। चलो खैर, ये सारी वैल्यू दे रखी थी, स्मॉल w 2.5 ग्राम, कैपिटल W 100 ग्राम, डेल्टा टी 0.4 डिग्री सी, के बी दे रखा है इन्होंने 2.67, और इन्होंने पूछा है m, ठीक है, अणुभार। फार्मूला आपको सिखा रखा है, m इज इक्वल टू 1000 kW अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। वैल्यू पुट करते हैं, 1000 k दे रखा है, स्मॉल w दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, कैपिटल। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है? अब हमारे पास इस दशमलव से इस दशमलव को हमने उड़ा दिया, 4 से हमने 10 को काट दिया, 2.5 बार कटेगा, तो 2.5 तो ये है, और 2.67 ये है, और 25 ये है। इन तीनों का मल्टीप्लाई तो मार दोगे आप, इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 166.87 ग्राम प्रति मोल। ये मात्रक होता है मोलर द्रव्यमान का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, दूसरे के गए पर। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो ये दे रखा है साइड CD, क्या सेल दे रखा है
क्या दे रखा है, CD/CD डबल पॉजिटिव 1m मोलर था, 1m दे दी दोनों जगह, बल्ले बल्ले होगी हमारी। जब दोनों जगह हमारे पास 1m मोलरता होती है ना, पहले वाला तो होता है एनोड, बाद वाला होता है कैथोड, पता है ना इस बात का, पहले वाला एनोड बाद वाला कैथोड। और जब मोलरता 1m दे रखी हो तो ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है, क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसमें इन्होंने यूं भी कहा है कि जिसमें, क्या कहा है देखना जरा, मैं इसे ऊपर को सरका दूं इतने, इस चीज में भी बहुत टैलेंट की आवश्यकता है इसे ऊपर सरकाने में, ठीक है, सीख रहा हूं धीरे धीरे। देखो सरक गया ना सही। अब कहा जिसमें अर्ध अर्ध अभिक्रिया के मानक अपचयन विभव निम्नलिखित हैं, CD डबल पॉजिटिव ऑब्लिक CD, कैडमियम का दे रखा है इतना और सिल्वर का दे रखा है इतना। भाई हमें इस बात का पता है, जब इन्होंने हमारे ऊपर एक एहसान कर दिया, कि इन्होंने कोई एहसान नहीं करा हमारे ऊपर, एहसान ही हो करा कि यहाँ भी 1m दे दिया और यहाँ भी 1m। जब 1m दे देते हैं ना तो इससे फायदा होता है बहुत। फायदा पता क्या होता है, फायदा ये होता है कि सीधा हीट मारो बस, ई सेल निकालना हो या EMF ऑफ सेल निकालना हो तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड मार दो बस। E0 कैथोड, E0 कैथोड, कैथोड कौन सा होता है, बाद वाला। सिल्वर का कितना दे रखा है, पॉइंट, ये तो सिल्वर का E0 कितना है, 0.80 या प्लस 0.80। तो हमने कैथोड पता है हमें, ये होता है सेल के रिप्रेजेंटेशन में जो बाद वाला इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड होता है, पहला एनोड। तो सिल्वर का यहाँ से पढ़ लिया, सिल्वर का ये दे रखा इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.80 वोल्ट माइनस, और एनोड ये होता है पहले वाला कैडमियम, कैडमियम का दे रखा है माइनस 0.40 वोल्ट, माइनस 0.40 वोल्ट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 1.20 वोल्ट। तो सेल का EMF यदि प्लस में आ जाता है तो हमें मिठाई बांट देनी चाहिए, इसलिए बांट देनी चाहिए क्योंकि सेल का यदि EMF प्लस में आता है तो सेल काम करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है, सेल क्या कर देता है, काम करना शुरू कर देता है यदि EMF किस में आता है, प्लस में। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। यार मिठाई बांटने से याद आया, कल मुझे अपने विद्यालय में मिठाई भी लेके जानी। एक नए टीचर आए, उनकी सैलरी आ गई, उन्होंने फ़ोन करके मुझे कहा था कि सर मिठाई लेके आना। लेके आऊँगा भाई मिठाई, ठीक है, दावत किसी को देनी और लाना पड़ रहा मुझे सारा मटेरियल। चलो खैर ये तो चलता ही रहता है, बॉन्ड तो कई तरह के बनते हैं, क्या पता किस समय कैसा बॉन्ड बन जाए। देखो चलो अच्छा यहाँ देखो, बच्चे पता क्या कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज यहाँ होते हैं, जैसे ये दे रखा ना CD इन्होंने दे रखा है, ये दिखाई दे रहा आपको, ये थोड़ा नीचे करूँ इसे पहले, अब दिखाई देगा आपको। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये हमें, चलो इस बात को हम याद रख लेंगे कि पहले वाला एनोड है और बाद वाला कैथोड है, या तो आप इस बात को याद रख लो भाई। और यदि नहीं रखते तो सेल यदि सच्चा सेल है, माने काम करने वाला सेल है, धोखा देने वाला सेल नहीं है, तो आप जो इलेक्ट्रोड विभव दिए होते हैं ना, देखो ये इलेक्ट्रोड विभव दिया है और ये, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव को ध्यान से देख लो। जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कम होता है ना वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखा होता है, ऑब्वियसली बात है, सीधी सादी बात है। इसका इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.40 वोल्ट है, इसका इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.80 वोल्ट है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में तो यही रखा होगा ऊपर। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखा होता है वो एनोड होता है, हमेशा ध्यान रखो। एक ये भी है तरीका पहचान करने का, ये पहचान करने का तरीका सिर्फ वहां अप्लाई होगा जहां आपका सेल बिल्कुल ऐसा होगा जो काम करने वाला होगा, जिसका इलेक्ट्रोड विभव आप देख रहे हो इन दोनों का, जिसका EMF या E सेल किस में आएगा, धनात्मक मान आएगा, पॉजिटिव, वही तो काम करेगा ना। तो ऐसी स्थिति में ये चीज ध्यान रखनी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, मतलब इस चीज को ध्यान रखो कि यदि आपको ब्रैकेट में 1m दे रखा है तो सीधा हिट मार दो फार्मूला E कैथोड माइनस E एनोड, और यदि आपको यहाँ 1m नहीं दे रखा, कुछ और वैल्यू दे रखी हैं, तो फिर आपको नर्स्ट समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने फ्रेश वीडियोस में भी और रिवीजन में भी क्वेश्चन कराए हैं। चलो खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का घ। दूसरे के घ में कहा है, क्या कहा है देखो जरा, दूसरे के घ में, एक मिनट, सही रखा है क्या ये, दूसरे के घ में कहा है
कि स्कंदन क्या है, हार्डी-सूल्जे नियम को स्पष्ट कीजिए। देखो क्या है स्कंदन। स्कंदन आपको पता है स्कंदन क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई कोलाइडी विलयन है, जैसे मान लो मेरे पास एक बर्तन में कोलाइडी विलयन है, तो कोलाइडी विलयन में जितने भी कोलाइडी कण होते हैं ना, ये कोलाइडी कण हैं। इन कोलाइडी कणों की खासियत ये होती है कि ये कोलाइडी कण या तो सारे के सारे धनावेशित होंगे और या तो सारे के सारे कोलाइडी कण ऋणावेशित होंगे। जब ही तो हम कहते हैं, मान लो ये सारे ऋणावेशित हैं, मान लो क्या है, ऋणावेशित। तो यदि कोलाइडी विलयन को हम देखते हैं तो उसके कोलाइडी कणों पर बिल्कुल एक जैसा आवेश होता है, या तो सारे पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होंगे या तो सारे पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होंगे। और जब इनके ऊपर सेम चार्ज होगा ना, तो ये एक दूसरे को तो रिपेल करेंगे, पक्की बात है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। और जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये विलयन जो इनका होगा, कोलाइडी विलयन, वो बर्तन में इनका वितरण एक समान होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनका। और जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा तो पक्की बात है इन्हें मिलने का तो कोई मतलब बैठता ही नहीं इनका आपस में। पर यदि मैं किसी तरीके से इनका ये आवेश खत्म कर दूं, इन सब के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, यदि मैं इनका नेगेटिव चार्ज किसी तरीके से खत्म कर दूं और इन्हें सबको कर दूं उदासीन, तो क्या होगा बताओ। तो फिर ये गले मिलना शुरू कर देंगे, फिर एक दूसरे को धक्का नहीं देने के। और जब ये गले मिलना शुरू कर देंगे तो आपस में मिल मिल के क्या बना लेंगे, गुच्छे। और जब ये गुच्छे बना लेंगे तो वे गुच्छे जो है, कभी तो वे यदि भारी हैं तो वे बर्तन की तली में बैठ जाएंगे, हल्के हैं तो ऊपर तैरना शुरू कर देंगे। तो वे जो गुच्छे होते हैं उसे आप अवक्षेप भी कह सकते हो। तो इनका अवक्षेप कब बनेगा, जब ये सारे आपस में गले मिलेंगे। और सारे गले कब मिलेंगे, जब इनका इस आवेश, एक जैसे आवेश को आप खत्म कर दोगे, उदासीन कर दोगे। तो इस घटना को हम स्कंदन कहते हैं कि इनका आवेश खत्म करो और इन्हें मिलने के लिए मजबूर कर दो और बड़े बड़े गुच्छे बनाने के लिए मजबूर कर दो। तो यहाँ लिखा हुआ है, जब कोलाइडी कणों पर उपस्थित समान आवेश, समान का मतलब या तो सब पे पॉजिटिव या तो सबके ऊपर नेगेटिव, किसी प्रकार समाप्त हो जाता है तो वे आपस में जुड़कर बड़े बड़े, ठीक है, बड़े दो ना पढ़ लेना इसे, बड़े बड़े है, गुच्छे बना लेते हैं। यह घटना अवक्षेपण या ऊर्णन कहलाती है। उदाहरण, रक्त के ऋणावेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन फिटकरी द्वारा किया जाता है। भाई खून का जो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होता है ना, खून हमारा ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है भाई, इस बात को भी समझ लो जरा। वैसे फ्रेश वीडियोस में आपने समझ रखा है सब कुछ, पर फिर भी इस बात को समझ लो कि हमारा ब्लड क्या है, हमारा ब्लड ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है और उसे स्कंदित करने के लिए हम फिटकरी द्वारा करते हैं स्कंदित। जब हम शेविंग कराने जाते हैं ना, ठीक है, जिनकी दाढ़ी मूछ आ गई उनकी बात कर रहा मैं, और जिनकी नहीं आई उन्हें शेविंग कराने जाने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जब आप शेविंग कराने के लिए जाते हो हेयर ड्रेसर के पास, तो वहाँ शेविंग करते समय कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लेड लग जाता है हमारे फेस पर और खून निकलने लगता है। तो उस खून की बहाव को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए हेयर ड्रेसर क्या करता है, फिटकरी का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, फिटकरी का। तो फिटकरी क्या होता है, फिटकरी जो है उसमें Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन होते हैं। क्या होते हैं, Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन। और ये Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, एक एक Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन तीन तीन खून के ऋणावेशित कणों को उदासीन करता है, अकेला 3 को ले डूबेगा। यानी जो खून बह रहा है बाहर की तरफ हमारी गालों से, ठीक है, गाल तो समझते हो आप, ठीक है, तो जो ब्लेड लगने से खून बह रहा है उस खून में ऋण आवेशित कोलाइडी कण हैं खून के, उन्हें उदासीन कौन करेगा, Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन। एक एक Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन 3 ऋणावेशित कणों को उदासीन करेगा और वे उदासीन होने के बाद आपस में गले मिलेंगे सारे ब्लड के पार्टिकल्स, कोलाइडी कण, और उनका थक्का जमेगा और वो बहने बंद हो जाएगा, ब्लीडिंग रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर इसी में दिया था, हार्डी-सूल्जे नियम। हार्डी-सूल्जे ने बताया था कि देखो क्या बताया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस नियम के अनुसार स्कंदक आयन, जैसे यहाँ एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव आयन स्कंदन कर रहा है ऋणावेशित कोलाइडी विलयन का, स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। उदाहरण देखो, ऋणावेशित सॉल का स्कंदन करने की क्षमता का क्रम, ऋणावेशित सॉल की स्कंदन क्षमता करने का क्रम देखो, Al ट्रिपल पॉजिटिव सबसे बढ़िया स्कंदन करेगा खून का,
भाई ऋणावेशित सॉल का मतलब ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, जैसे खून हमारा ऋणावेशित कोलाइडी विलयन ही तो है। तो Al ट्रिपल पॉजिटिव सबसे बढ़िया स्कंदन करेगा, उसके बाद Ba डबल पॉजिटिव, उसके बाद Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव की स्कंदन क्षमता सबसे कम इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर केवल एक इकाई धनावेश है। एक Na पॉजिटिव को यदि आप इस्तेमाल करोगे इसका स्कंदन करने के लिए तो एक Na पॉजिटिव एक ही तो आयन को उदासीन करेगा। ठीक है, समझ रहे ना आप, एक कोई तो करेगा। और सबसे बढ़िया काम कौन करेगा? Al ट्रिपल पॉजिटिव। तो यहाँ लिखा हुआ है इस नियम के अनुसार स्कंदक आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही क्या होती है? अधिक होती है। उदाहरण ऋणावेशित सॉल का स्कंदन करने की क्षमता का क्रम Al ट्रिपल पॉजिटिव, Ba डबल पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक मिनट मैं पेज पलट लूं जरा। ठीक है, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। देखो जरा तीसरे का कै, तीसरे के कै में दिया H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है, यानी भार बटे आयतन। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 94 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, विलियन कितना है? 100 ml, परसेंटेज है तो मैं 100 ही कहूंगा। 100 मिलीलीटर विलियन है और उसमें 94 ग्राम आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। इस चीज की जरूरत पड़ती है W/V, मैंने सिखा रखी है, अलग ही ये सारी चीजें। तो H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे ना आप ध्यान से। तो होगा क्या? होगा ये कि आपको क्या करना है, आपको विलेय देखना है क्या है इसमें। H2SO4, H2SO4 तो है इसमें विलेय। H2SO4 क्या है? विलेय है। और फोकस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? फोकस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? ठीक है, विलेय है H2SO4, विलायक है पानी, H2SO4 को पानी में घोल रखा है, और विलयन को कहते हैं हम T। विलेय को हमेशा B से लिखते हैं, विलायक को हम लिखते हैं A से, और विलयन को हम लिखते हैं T से। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने कहा 94% W/V, इसका मतलब विलेय हमारे पास WB यानी विलेय का भार कितना है? 94 ग्राम, और इसमें विलयन कितना है? 100 ml। परसेंटेज में V तो हमें 100 ही मानना पड़ेगा ना, 100 ml। बिल्कुल ध्यान से समझते रहना, हालांकि ये क्वेश्चन सारे करा रखे हैं आपको। ठीक है, हर एक क्वेश्चन करा रखा है, हर एक क्वेश्चन। जब NCERT हमने सारी कर ली, हर एक उदाहरण कर लिया, हर एक टॉपिक कर लिया, हर एक पाठ्यनीति प्रश्न कर लिया, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लिया, तो फिर बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा फिर तो इन्होंने कहा था 94% W/V, तो हमने लिखा WB कितना है? 94 ग्राम, और विलयन का आयतन कितना है? 100 ml। ठीक है, हमने H2SO4 का अणुभार ये इसका निकाल लोगे तो 98 आता है, सिखा रखा है आपको, जोड़ के देख लेना, चाहे HO और S तीनों दे रखे हैं, HO और S जोड़ लोगे 98 आ जाएगा। वैसे याद कर लिया करो, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान या अणुभार 98 होता है। अब हम यहाँ काम करेंगे, हमें पता है विलयन का आयतन 100 ml है, घनत्व इन्होंने कितना दिया है? 1.84, ये लिख लिया 1.84 ग्राम प्रति ml। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान या भार एक ही होते हैं केमिस्ट्री में, कंफ्यूजन ना रखियो बिल्कुल भी। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसलिए द्रव्यमान या भार किस तरह निकलेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा घनत्व का आयतन से। घनत्व दे रखा है 1.84, ये दे रखा है, आयतन है 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में 2 जीरो हैं तो डेसिमल 2 अंक आगे चला जाएगा। तो हमें पता चला विलयन का भार है 184 ग्राम। विलयन का भार कितना है? 184 ग्राम। अब यहाँ मूव कर जाओ, यदि मैं आपको कहूं कि यार विलायक का भार निकाल लो तो सही, तो विलायक A माने विलायक होता है ना, विलायक का भार बराबर पूरे विलयन में से आप विलेय घटा दो। पूरा विलयन कितना है? 184 ग्राम, और विलेय कितना है? 94 ग्राम। 184 में 94 गए, 90 ग्राम हमारे पास विलायक है। पर आप एक बात ध्यान रखो कि 90 ग्राम विलायक है, तो विलायक को हमें क्या करना है? किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करनी पड़ेगी, 0 से 0 कट जाएगा, 9/100 किलोग्राम आया। अब हमें निकालनी है क्या? मोललता। क्या निकालनी है? मोललता। और मोललता निकालने के लिए मोललता का फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको बस। ठीक है, मोललता का फार्मूला लगाना पड़ेगा, लगा दोगे? मोललता का फार्मूला
विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय का भार 94 ग्राम था और अणुभार 98 था, और विलायक का भार किलोग्राम में कितना आया था, 9/100 आया था, यहाँ को लिखा हुआ ऊपर को, ठीक है। 9/100 देखो, 90/1000 आया था ना, तो 9/100 ही तो होगा वो। तो हमने वैल्यू पुट करी 94, अणुभार 98, और 9/100, 100 को तो ऊपर लिख दोगे ना आप, बटे में 100 लिखने से अच्छा ऊपर ही लिख दो। जब आप इसे कैंसिल करोगे तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो, किससे कैंसिल कर सकते हो, इसे कैंसिल करो आप 2 से कर दो, 98 को 2 से भाग करोगे 49, और इसे करोगे 47, तो ऊपर तो 47 के आगे 2 जीरो लगा देंगे हम, और 9 की 49 में जब मल्टीप्लाई करोगे 441, तो आपको कितने से 4700 को 441 से भाग करनी, 10.65 मोल प्रति किलोग्राम, ये मोललता का मात्रक होता है। और इसे आप ऐसे ना लिख के, मोल प्रति किलोग्राम ना लिखकर स्मॉल एम भी लिख सकते हो, आप स्मॉल एम भी लिख सकते हो इसका मात्रक, ठीक है। फोकस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। चलो खैर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है तीसरे का ख, फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के नियमों को स्पष्ट कीजिए। भाई 30% में हटाया गया, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम 30% में रिड्यूस कर दिए गए हैं, इसलिए इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे का गया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, टिंडल प्रभाव और ऋणात्मक उत्प्रेरण। देखो, मैं जो क्वेश्चन यहाँ ब्लैक कलर के पेन से लिख रहा हूँ, या लिखे हुए हैं जो क्वेश्चन मैंने, आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ वो काम करना है जो ब्लू कलर के पेन से मैंने करा है। एग्जाम में आपकी जो जो एग्जाम कॉपी होती है, आंसर कॉपी होती है, जिसे आप उत्तर पुस्तिका कहते हो, तो उत्तर पुस्तिका में आपको केवल क्या करना है, उत्तर पुस्तिका में आपको केवल वही काम करना है जो ब्लू कलर के पेन से मैंने कर रखा है। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जब एक प्रश्न का उत्तर आप लिख देते हो तो आपको कम से कम एक लाइन छोड़ देनी चाहिए उसके बाद। अब आ जाओ आप, नंबर 1 पर हम समझेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव आपने पढ़ रखा है, एक अंधेरा कमरा लो, ठीक है। जो किसी के पास अंधेरा कमरा नहीं है तो अपने कमरे की लाइट बंद कर लेना, और एक बर्तन लेना कांच का, और उस कांच के बर्तन में आपको भरना है कोलाइडी विलियन। क्या भरना है? कोलाइडी विलियन। और अंधेरे कमरे में कांच के बर्तन में कोलाइडी विलियन भरो और प्रकाश उसके अंदर से गुजारो, तो आपको प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इस तरह के दिखाई देंगे टिंडल शंकु, यदि आपने यहाँ लेंस लगाया होगा तो प्रकाश का मार्ग जो आपको दिखाई देता है ना, इस प्रभाव को ही हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। और इसका कारण आपको पता ही है, प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है कोलाइडी कणों से। तो यहाँ क्या समझे हम, जब प्रकाश को किसी अंधेरे स्थान पर रखे कोलाइडी विलियन से गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग चमकने लगता है। ये क्या होने लगता है? चमकने लगता है प्रकाश का मार्ग, ठीक है। हम भी चमकेंगे कभी, जब हम 12th पास आउट कर लेंगे अच्छे नंबरों से और किसी दिन पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएंगे तो हम भी बहुत चमकेंगे, टिंडल प्रभाव हमारे अंदर भी होगा। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। जब मैं छोटा था ना, तुम्हारे जैसा था, 11th क्लास में या 12th क्लास में या 10th में भी टिंडल प्रभाव आ गया था, तो जब हमारे सर ने टिंडल प्रभाव पढ़ाया तो हमने, वो सर जो है टिंडल प्रभाव उन्होंने 2-3 दिन तक पढ़ाया, तो बच्चों ने उनका नाम ही टिंडा रख दिया। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टीचर्स के नाम रख देते हैं कुछ ना कुछ, और आप भी ऐसा करते होंगे, भले ही आप ईमानदार बन रहे हो इस समय, पर बच्चों के अंदर ये क्वालिटी होती है, क्वालिटी कह दो या कमी कह दो, आपकी मर्जी है, कि वे टीचर्स का नाम जरूर रखते हैं, अपने कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं उनका नाम रखते हैं, ठीक है। तो यह घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव। इसका कारण प्रकाश का कोलाइडी कणों से होने वाला प्रकीर्णन है। अच्छा, एक इन्होंने कहा था ऋणात्मक उत्प्रेरण, तो दूसरा पॉइंट है ऋणात्मक उत्प्रेरण। और ऋणात्मक उत्प्रेरण हमारा क्या है? एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट। यहाँ ऐसे अब दिखाई दे रहा होगा, है ना? मैंने सारा समझा दिया और कुछ दिखाई दिया नहीं बच्चों को, ऐसा ही होता है। अब ठीक आ गया ना? देखो,
ये था हमारा, जब प्रकाश, ये डायग्राम तो समझ में आ गया था आपके। जब प्रकाश को किसी अंधेरे स्थान पर रखे कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग चमकने लगता है। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। इसका कारण प्रकाश का कोलाइडी कणों से होने वाला प्रकीर्णन होता है। दूसरा था ऋणात्मक उत्प्रेरण, 30% में हटाया गया। ऋणात्मक उत्प्रेरण हमने हटा दिया। हमने क्या, गवर्नमेंट ने हटा दिया, बोर्ड ने 30% में टेंशन खत्म कर दी अभी हमारी। तीसरे का गह देखो अब जरा, अक्रिय गैसों की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता, अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns2Np6 होता है। 8 होते हैं ना n इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होता है। नंबर 2, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। आयनन एंथैल्पी कह दो, आयनन ऊर्जा कह दो, या आयनन विभव। आपको पता है बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन विभव। क्या कहते हैं, आयनन विभव। तो आयनन विभव इनका बहुत ज्यादा होगा क्योंकि इनकी बाहरी कक्षाएं क्या हैं, पूर्ण हैं। जब बाहरी कक्षाएं पूरी भरी हुई हैं तो इन्हें इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत थोड़ा ही है, कोई भी जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन निकालने की। क्यों निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तीसरे के घ का सेकंड पार्ट, हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है। भाई ये ध्यान रखने ना, रेडियो एक्टिव खनिज है मोनोजाइट सैंड, मोनोजाइट सैंड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनोजाइट सैंड। ठीक है, ध्यान रखोगे इसे। चलो एक मिनट में जरा इसे सही कर लूं फोकस में। फोकस में कभी कभी ऐसा होता है कि मैं समझाता रहता हूँ और ये भी नहीं देख पाता कि बच्चों को दिखाई दे रहा है या नहीं। अब ठीक है ना, देखो चलो, ये है फोर्थ का कै। फोर्थ के कै में कहा है, फोर्थ के कै का फर्स्ट पार्ट है, डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, डी ब्लॉक के तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, ध्यान रखो, जहां भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं अनुचुंबकीय लक्षण दिखाई देगा आपको। तो डी ब्लॉक के तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण अनुचुंबकीय लक्षण दिखाते हैं। जैसे Fe ट्रिपल पॉजिटिव का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो 3d5 है, डी में होते हैं 5 कक्षक और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, बेचारे अकेले अकेले पड़े। ठीक है, इनका स्टेटस होगा सिंगल। तो जब किसी परमाणु में अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना अयुग्मित, चाहे एक भी हो, तो ऐसे परमाणु को आप कहते हो अनुचुंबकीय। और यदि सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में होते हैं तो आप कहते हो अनुचुंबकीय, ना कहकर प्रतिचुंबकीय। अच्छा, ये तो कारण हो गया अनुचुंबकीय का। इन्होंने पूछा है कि अनुचुंबकीय लक्षण क्यों दिखाते हैं, तो हमने कहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। फिर कहा परिवर्ती संयोजकता क्यों दिखाते हैं, ये बताओ। तो देखो कितना बढ़िया आंसर है, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि बाहरी कक्षा से अंदर वाली कक्षा के डी कक्षक, n-1 डी समझते हो, n का मतलब होता है बाहरी कक्षा, n-1 का मतलब होता है बाहरी से अंदर वाली कक्षा। n-1 डी कक्षक तथा ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। ठीक है, ऊर्जा में क्या होता है, बहुत कम अंतर। अतः n-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल, Fe की संयोजकता 2 भी होती है और 3 भी होती है, परिवर्ती संयोजकता दिखाता है Fe। ऐसा रीजन मैंने समझा दिया आपको कि जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट के डी कक्षकों का एनर्जी है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एस कक्षकों का एनर्जी है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वैसे तो आपको पता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को, पर ये जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट है जिसे आप पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहते हो, उसके डी इलेक्ट्रॉन्स भी संयोजकता में भाग लेते हैं। इसलिए इनके साथ ये भी हिस्सा ले रहे, कभी तो सारे हिस्सा ले रहे, कभी थोड़े हिस्सा ले रहे, तो जिसकी वजह से संयोजकता इनकी क्या होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब हमारे पास आएगा, कौन सा क्वेश्चन है देखना जरा। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 के कै का सेकंड, वो तो फर्स्ट था, ये सेकंड है। लेंथेनाइड संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लेंथेनाइड की परमाणु व आयनिक त्रिज्या क्रमिक रूप से घटती जाती है। घटती है ना, पता है ना आपको क्यों घटती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है
और जब नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो साइज तो घटेगा ही। वैसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम एक देख रहे हैं कि किस तरह हमें उत्तर लिखने हैं एग्जाम में। परंतु 4f इलेक्ट्रॉनों का आवरण या परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, यानी साइज को बढ़ाने वाले तो कुछ नहीं कर पा रहे, पर साइज को घटाने वाले पूरा जोर लगा रहे, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश पूरा जोर लगा रहा। आकार में होने वाली यह कमी लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, लेंथेनाइड संकुचन तो हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन है ये चौथे का ख। ठीक है, कै के दो पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड, वो हमने कर लिए। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बाइल एमीन तथा डाई एजोटीकरण अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनानी। देखो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसके ऊपर आप NaOH का रिएक्शन कराओ। जब आप NaOH का रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, NaOH का रिएक्शन कराने से यहाँ से तो निकलेगा H, देख रहे आप, यहाँ से तो निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH, ये निकल गया H2O। यहाँ बनेगा SO3Na, आ गया SO3Na। ठीक है, SO3Na आ गया बेंजीन रिंग के ऊपर। अब इसका NaNH2 से रिएक्शन करा दो आप। NaNH2 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से इतना हिस्सा निकल जाएगा, ये इतना हिस्सा, ये Na2SO3 निकल गया, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मेन प्रोडक्ट आया, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, एनिलीन बन गया। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाना था, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल पे NaOH का रिएक्शन कराया तो यहाँ क्या हुआ, ये प्रोडक्ट हमारे पास आया जिसमें बेंजीन के टॉप पे SO3Na है, उसके ऊपर हमने NaNH2 का रिएक्शन कराया, Na2SO3 निकल गया और मेन प्रोडक्ट आया बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 यानी एनिलीन। फिर इन्होंने कहा एनिलीन की कार्बाइल एमीन तथा डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। भाई कार्बाइल एमीन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिएक्शन। एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, जितने Cl होते हैं उतने ही KOH, यहाँ से 3K और 3Cl, 3 KCl निकल गए। H देखो कितने हैं, 1 2 3 4 और 2 6, 6 H हैं, 3 दूनी 6 H, ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन, 3 जल के अणु। क्या बचा, यहाँ तो N बचा, यहाँ तो C बचा, वही N और C आइसोसाइनाइड बन जाएगा। आइसोसाइनाइड बनता है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया में, इसलिए इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखनी है ये बात। कार्बाइल एमीन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट या आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ रिएक्शन ये आपने बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ था, एनिलीन के ऊपर करी, इसी तरह आप एलिफेटिक एमीन का भी रिएक्शन आना चाहिए, RNH2 पे भी सेम रिएक्शन होता है। उसके बाद इन्होंने एक कहा था डाई एजोटीकरण भी समझा दो यार, हिम्मत है तो एनिलीन उसके ऊपर NaNO2HCl का रिएक्शन जब भी आप कराओगे, समझा रखा है बहुत डिटेल में, एग्जाम में इतना ही लिख के आना है। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 की जगह क्या आ जाता है, N2Cl। हालांकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड 30% में हटाया जा चुका है, फिर भी मैंने बता दिया आपको कि ऐसे लिख सकते हो आप। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है चौथे का ग। संघनन बहुलक क्या है, संघनन द्वारा बेकेलाइट और पॉलिएस्टर बनाने के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, बहुलक वाला तो पूरा यूनिट हटा दिया, पूरा यूनिट 30% में हटाया गया। एग्जाम में यही मत लिख के आ जाना, जो क्वेश्चन आपके याद है उसका तो उत्तर लिख दिया आपने, और जो क्वेश्चन आपके याद नहीं है उसमें लिख दिया पूरा यूनिट 30% में हटाया गया, या यह क्वेश्चन 30% में हटाया गया। ऐसे मत लिख देना, कभी नंबर ही हट जाए आपके। ठीक है, वहां तो ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए यदि हमारी गवर्नमेंट ईमानदार है तो, पेपर सेटर ईमानदार है तो। चलो खैर, चौथे का घ देखते हैं। पीड़ाहारी, पीड़ा तो बहुत है, हमें बोर्ड एग्जाम की बहुत पीड़ा है। सोच रहे थे कि 24 तारीख को खत्म होनी शुरू हो जाएगी, पता चल रहा है इलेक्शन के कारण और ज्यादा पीड़ा बढ़ गई हमारी। कुछ बच्चे तो खुशियां मना रहे होंगे कि सर पीछे हट गए पेपर, हमारी तो बल्ले बल्ले होगी, थोड़ा सा मौका और मिलेगा तैयारी करने का। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सही नहीं हुआ यार, ये प्रॉब्लम अभी नहीं मिट जाती, जितना जल्दी नहीं मिट जाती उतना ही अच्छा होता। सबकी सोच अलग अलग है। ठीक है, चलो खैर, क्या है ये पीड़ाहारी, प्रशांतक तथा पूतिरोधी एंटीसेप्टिक क्या होते हैं।
प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। हम नहीं दे सकते क्योंकि पूरा यूनिट 30% में हटाया गया, पूरा यूनिट हटा दिया 30% में। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला कौन सा क्वेश्चन है आपके पास। यदि अनसोल्ड पेपर है और आपने ये सेट खोल रखा है तो यही सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे उसमें। वैसे मैंने कोशिश तो ये करी है कि आपको अनसोल्ड पेपर में देखने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए क्वेश्चन लिखे हैं सारे। अब है हमारे पास पांचवे का कै। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। अभिलक्षण प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सबसे पहला, अभिलक्षण कह दो, गुण कह दो या लक्षण कह दो, एक ही बात है। इसके लिए वेग नियम होता है R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R। R का मतलब तो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग। K है वेग स्थिरांक। R का मतलब है एक किसी एक अभिकारक की सांद्रता। यहाँ घात 1 है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। नंबर 2, प्रारंभिक सांद्रता व अंतिम सांद्रता में संबंध। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 R0 अपॉन R। पता है ना आपको, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। इसे आप ऐसे भी लिखते हो 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन नहीं, तीसरा पॉइंट। वेग नियम ये हो गया और समाकलित वेग समीकरण ये हो गया। इन्होंने कहा था 4 अभिलक्षण बताओ। तीसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता n गुना करने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना हो जाता है। चौथा, R का मात्रक क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, और K का मात्रक होता है सेकंड इनवर्स। पांचवा, हालांकि इन्होंने 4 कहे थे, लिख दिया मैंने पांचवा भी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। ठीक है, जैसे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है ना, रेडियो एक्टिव विघटन कभी भी पूरा नहीं होता है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन वो भी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, सिखाया था आपको। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा इसका न्यूमेरिकल। इसमें इन्होंने दे रखा था, क्या दे रखा था? अर्धायु काल दे रखा था 60 मिनट, और 90% रिएक्शन कितने समय में पूरी होगी ये बतानी थी। प्रारंभिक सांद्रता इन्होंने दे रखी थी 100 और अंतिम सांद्रता है कितनी? 90। ठीक है, अंतिम सांद्रता नहीं है, 90% रिएक्शन पूरी हो जाएगी। कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ है? 90%। तो परसेंटेज में था सवाल, इसलिए प्रारंभिक सांद्रता को 100 लिया है। यदि भाग में होता कि 2/3 रिएक्शन कितने समय में पूरी हो जाएगी, 1/3 रिएक्शन, 2/4 रिएक्शन, इस तरह होता तो हम प्रारंभिक सांद्रता को 1 मानते। प्रारंभिक सांद्रता को हमेशा 100 तब माना जाता है जब सवाल परसेंटेज पर काम कर रहा हो। के आप निकाल सकते हो वेग स्थिरांक 0.693 अपॉन टी हाफ से 0.693 अपॉन 60 रहने दो, चाहे निकाल लो चाहे यही रहने दो। उसके बाद हम लगाएंगे फार्मूला T90 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। 2.303 अपॉन के की जगह क्या रख सकते हैं? 0.693 अपॉन 60 ये रख दिया, 0.693 अपॉन 60 लॉग ए। प्रारंभिक सांद्रता 100, अंतिम सांद्रता कितनी बचेगी? 100 माइनस 90, 10 बचेगी। इसे तो इससे डिवाइड कर दिया 3.32। 3.32 जो का त्यों है, यहाँ 1 बचा है, यहाँ अपॉन में 60 है, और ये 100 में से 90 गए, 10 बचेंगे और 0 से 0 कट जाएगा। ये आ जाएगा आपका log 10। देखो 3.32 अपॉन 1 अपॉन 60 log 10। 60 को तो आप ऊपर ले जाना, और log 10 की वैल्यू होती है 1। 3.32 इंटू 1, 1 कहाँ से आया? log 10 की वैल्यू, और 60 चला जाएगा ऊपर। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे 3.32 और 60 का, तो ये आ जाएगा 199.2 मिनट। इतने मिनट में रिएक्शन कितनी पूरी हो जाएगी? 90% पूरी हो जाएगी। T90 निकाला है ना हमने, 90% रिएक्शन पूरा हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यही तो है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पांचवे का ख। कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। कॉपर के निष्कर्षण में प्रगलन में प्रयुक्त भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। वात्या भट्टी पूछ रहे या परावर्तनी भट्टी, उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। भाई धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत पूरा यूनिट 30% में हटा दिया गया है। धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत तो पूरा यूनिट हटा दिया, तो इसे तो पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। अगला देखो आप क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है 5वें का ग। लिगैंड क्या है? एक दंती एवं द्विदंती लिगैंड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। निम्न यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। लिगैंड पता है ना, लिगैंड उप सह संयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़ा हुआ वह परमाणु या समूह जो उसे इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है लिगैंड कहलाता है। उदाहरण K4Fe में 6 Cn नेगेटिव आयन लिगैंड्स हैं। ये जो 6 Cn नेगेटिव आयन है, ये 6 के 6 क्या है? लिगैंड्स हैं ये सारे। अच्छा, एक दंती लिगैंड किसे कहते हैं? इनमें केवल एक दाता परमाणु होता है। उदाहरण H2O, NH3, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NO पॉजिटिव, नाइट्रोसाइल, ये सब एक दंती लिगैंड है। इनमें सब में एक एक दाता परमाणु है। समझा रखा है आपको बहुत अच्छे से। अब मैं ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं करूंगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें उत्तर कैसे लिखने हैं। उत्तर कैसे लिखने हैं? द्विदंती लिगैंड, इनमें 2 दाता परमाणु होते हैं। द्विदंती में 2 दाता परमाणु होंगे। उदाहरण NH2 CH2 CH2 NH2, एक तो दाता परमाणु ये है, एक तो ये है, एक लॉन पेयर ये दिखाया, एक ये दिखाया। इसे कहते हैं इथाइलिन डाइअमीन, शॉर्ट में लिखते हैं EN। देखो C2O4 है ये, देख रहे हैं आप, C2O4 है ये, C2O4 है ना, देखो C नेगेटिव C नेगेटिव, एक दाता परमाणु ये है, एक ये है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीलेटो कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटो। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलो अभी तो नाम भी पूछे थे इन्होंने, आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम भी देख लो भाई, कहाँ गए आईयूपीएसी नाम? ये रहे, इनके नाम बताने थे आईयूपीएसी। एक तो है हमारे पास FeS2 Cl3 है, तो ये हो जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 बैठेगी क्योंकि इसकी तो 0 होती है, इसकी -1, 3 है ना, ये -3 हो जाएगी, तो इसकी +3 हो जाएगी। हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। देखो हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। दूसरा क्या है? K4FeCN6, बचपन से पढ़ते आ रहे इसे तो आप। ये होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड कैसे होगा? सब कुछ सिखा रखी है आपको सारी चीजें। 5वें का है, हेलो एल्केन्स बनाने की 2 सामान्य विधियों का के रासायनिक समीकरण तथा निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिए। KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ और सिल्वर साइनाइड के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देख लो जरा ध्यान से, हेलो एल्केन्स वाले क्वेश्चन को। देखो एल्कीन पर HX की क्रिया द्वारा, एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर HBr का रिएक्शन करना हमें। जब हम इसके ऊपर HBr का रिएक्शन करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ H एक तरफ Br, क्या बनेगा? ये CH2 पे H जुड़ा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, ब्रोमो इथेन बन जाएगा इथेन से। तो एक तो ये तरीका है। एक है एल्कोहल पर PCl5 की क्रिया द्वारा, की है की PCl5 की क्रिया द्वारा। तो एल्कोहल पर PCl5 की क्रिया करोगे, CH3OH है, PCl5 का क्रिया तो करना आता ही होगा। ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं ऑक्सीजन के दोनों तरफ के। कितने Cl हैं? 5 Cl, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, बीच में PCl3, ये बना CH3Cl जो हमें बनाना था, POCl3 बना और HCl बना। ठीक है, उसके बाद अगला है एल्कोहलिक KOH से क्रिया। एल्कोहलिक KOH से क्रिया कहा था ना, देखो एल्कोहलिक KOH से क्रिया, देखो RCH2CH2X, ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है। एल्कोहलिक KOH मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी आप एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हो तो HX निकल जाता है, तो यहाँ से H और यहाँ से X निकल जाएगा, HX, यहाँ बचेगा R, यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2, तो ये एल्कीन बन जाएगा। कुछ बच्चे HX ना निकाल कर ऐसे कहते हैं कि सर यहाँ से तो H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, H2O तो ये निकल गया, और K के साथ X निकलेगा, KX ये निकल गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारे पास ये सिल्वर साइनाइड से क्रिया भी पूछी थी इन्होंने, सिल्वर साइनाइड से। तो सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड बनता है, RX + AgCN = RNC + AgX। RCN नहीं बनाना है बस सिल्वर साइनाइड में, इसके मैकेनिज्म से पता चलता है, क्रियाविधि से। ध्यान रखना जरा इसे, सिल्वर साइनाइड के रिएक्शन को। इसमें साइनाइड नहीं बनेगा, क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है छठे का क्या, प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल के विरचन के रासायनिक समीकरण, दोनों से बना देंगे कोई बात नहीं। एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाएं के रासायनिक समीकरण भी लिख देंगे, एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग भी लिख देंगे। ये तो हट ही गए कोर्स में से। देखो, प्राइमरी एमीन से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, ये प्राइमरी एमीन है RNH2, इसके ऊपर आप HNO2 का रिएक्शन कर दो। ये HNO2 पता कहाँ से आया, यहाँ से आया NaNO2HCl से। यदि NaNO2HCl को आप आपस में रिएक्ट कराओगे HNO2 मिल जाएगा, और HNO2 का हमला ऐसे होता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है OHNO, ये तो बना ROH, अल्कोहल ही तो बनाना था। N और N ये बना N2, और H2O ये बना जल। उसके बाद एल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए कहा, एल्कीन से क्या बनाने के लिए कहा, अल्कोहल। तो एल्कीन डबल बॉन्डेड अल्कोहल बनाना है तो आपको क्या करना है, जल अपघटन करना पड़ेगा कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ H यहाँ OH, ये तो CH3 है और ये CH2OH है। देखो CH3 CH2OH या C2H5OH, इथाइल अल्कोहल ही तो बन गया। उसके बाद एसिटाइल क्लोराइड से क्रिया बतानी थी। देखो ये है CH3COCl, इसकी जब अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं ना, यहाँ से H यहाँ से Cl, ये HCl निकल गया, मेन प्रोडक्ट आ गया CH3COOR, CH3COOR एल्काइल एसीटेट। उसके बाद एसिटिक एसिड से क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे कहते हैं एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण, या तो आप एस्टरीफिकेशन कहो या तो आप एस्टरीकरण कहो, आपकी मर्जी है। तो RCOOH और ROH, यहाँ से OH यहाँ से H, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में HOH H2O निकल गया, RCOOR एस्टर बनता है इसमें, इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। उसके बाद हमें बताने थे एथिल अल्कोहल के उपयोग, हमने लिख दिया 30% में हटाया गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्या है। अगला क्वेश्चन है छठे का कै, क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल का विरचन लिखिए, फिनॉल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए, HNO3 से और जिंक चूर्ण से क्रिया भी बताइए। क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल बनानी है, चलो बनाते हैं। देखो ये है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl है, इसके ऊपर आप NaOH का रिएक्शन करा दो, क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से Na निकल जाएगा और यहाँ से Cl, NaCl निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, ये OH, फिनॉल बन गया। फिर इन्होंने कहा था एनिलीन से फिनॉल बनाना है, ये तो क्लोरोबेंजीन से बनाया। अब हम बनाएंगे किससे, एनिलीन से। जब हम एनिलीन से फिनॉल बनाएंगे तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 एनिलीन, इसके ऊपर NaNH2HCl का रिएक्शन करा दो, जिसे आप कहते हो डाई एजोटीकरण। ऐसा करने से क्या होता है, रिंग के ऊपर NH2 की जगह क्या आ जाता है, N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। और इसका जब आप जल अपघटन कराओगे, H2O से रिएक्शन कराओगे, तो क्या होगा, यहाँ पर एक तो O और एक तो H, क्या होगा, यहाँ ये H2O को आप HOH लिख सकते हो ना, HOH। तो यहाँ जो HOH लिखते हो उसका OH जुड़ता है यहाँ, और H निकल जाता है Cl के साथ HCl, और N2 गैस अलग निकल जाती है, तो बन गया फिनॉल। उसके बाद फिनॉल का अम्लीय लक्षण हमें बताना था। भाई फिनॉल का अम्लीय लक्षण तो बता दोगे आप, फिनॉल का अम्लीय लक्षण आपको बताना है, तो बस किसी तरीके से उसका H पॉजिटिव आयन निकाल के दिखा दो। जो H पॉजिटिव आयन छोड़ता है वो क्या होता है, अम्ल। तो ये हमारे पास फिनॉल है, और इसकी जब किसी क्षार के साथ रिएक्शन आप करोगे तो ये अपना H पॉजिटिव छोड़ देगा, ये तो H2O बन गया, और अपने आप फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि फिनॉल है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन गया, और इसने रिलीज कर दिया H पॉजिटिव। जो भी स्पीसीज H पॉजिटिव रिलीज करती है वो एसिड ही तो होती है। उसके बाद इन्होंने पहले नंबर पे हमारे से पूछा था फिनॉल की HNO3 से क्रिया। ये फिनॉल है, इसकी HNO3 से कंसंट्रेट HNO3 से कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में जब हम क्रिया करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, तीन तो निकलते हैं जल के अणु, ये निकल के नीचे, और NO2 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 यहाँ यहाँ और यहाँ आ जाते हैं। ये तीन जगह नाइट्रो ग्रुप आ गया, इसलिए इसका नाम है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या पीकरिक अम्ल भी कहते हैं इसे। ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ। उसके बाद सेकंड है फिनॉल की जिंक चूर्ण से क्रिया बतानी है।
ये फिनॉल है। इसका जिंक के साथ जब आप रिएक्शन करते हो तो जिंक और ओ, जिंक ऑक्साइड निकल जाता है और बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाता है H। क्या बन गया? बेंजीन ही बन गया बस। ये तो क्या बन गया? बेंजीन। तो जिंक चूर्ण ने फिनॉल का क्या कर दिया? रिडक्शन। रिडक्शन को आप कह सकते हो अपचयन। क्या कह सकते हो? अपचयन कह सकते हो। अपचयन कर दिया इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या है? क्या होता है जब, क्या होता है जब, छठे का ख, क्या होता है जब एक एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। टॉलेन अभिकर्मक के साथ, HCN के साथ, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ, RMgX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ और फेहलिंग विलियन के साथ। तो नंबर 1 है, हमें रिएक्शन दिखानी है टॉलेंस अभिकर्मक के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी। देखो ध्यान रखो, इस बात को दिमाग में घुसाओ अपने, जो मैं अब बोल रहा हूं। बात यह है कि एग्जाम में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्वेश्चन आना है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्वेश्चन आना है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया पूर्ण करो। ठीक है, ये इस तरह के केमिकल रिएक्शन जरूर आएंगे और जरूर आते हैं हर साल। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से आ गया ना एल्डिहाइड का रिएक्शन। तो एल्डिहाइड RCHO जब टॉलेंस अभिकर्मक 2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस चार्जेस के ऊपर 3OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है तो RCHO बदल जाता है RCOO नेगेटिव में। ठीक है, इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो गया इसका, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट क्या कह दो आयन में, कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडेशन हो गया और ये हमें मिल गया रजत दर्पण। 4NH3 भी मिले और 2H2 भी इस रिएक्शन में रट्टा मार लियो बिल्कुल एकदम। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा था HCN से रिएक्शन। देखो RCHO HCN से जब हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करते हैं तो एक बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ H यहाँ CN, तो ये तो OH बन जाएगा, ये CN अलग, ये OH बन गया, ये CN अलग। इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। यदि ये फॉर्मल्डिहाइड होता ना तो इसका नाम होता फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटल्डिहाइड होता तो इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। उसके बाद इन्होंने कहा था सोडियम बाई सल्फाइड से तो रिएक्शन करके दिखा दो जो हिम्मत है। तो हमने RCHO एल्डिहाइड लिया, सोडियम बाई सल्फाइड लिया, सेम बॉन्ड तोड़ा, इधर H इधर SO3Na, तो ये तो OH बन गया ऊपर और SO3Na नीचे, तो ये बना एल्डिहाइड सोडियम बाई सल्फाइड। एल्डिहाइड चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड था तो यहाँ एल्डिहाइड की जगह फॉर्मल्डिहाइड आ जाता, एसिटल्डिहाइड होता तो फॉर्मल्डिहाइड की जगह या एल्डिहाइड की जगह एसिटल्डिहाइड आता। कुल मिला के बात यह है कि एल्डिहाइड का सोडियम बाई सल्फाइड बनता है। उसके बाद इन्होंने कहा था ग्रिग्नार्ड के साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ भी ऐसा होता है, बॉन्ड टूट जाता है, Mgx तो जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ, R जुड़ जाता है कार्बन के ऊपर। तो ऑक्सीजन के साथ तो जुड़ गया Mgx और R जुड़ गया कार्बन के ऊपर। अब इसका यदि आप जल अपघटन कराते हो तो O और Mg के बीच का बॉन्ड टूट जाता है, इधर H इधर OH, MgOHX निकल जाता है साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये RHR, 2 R हैं और एक OH है, 2 R हैं और एक OH। तो OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, यानी सेकेंडरी कार्बन है, इसलिए इस अल्कोहल को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा था कि आप एक इसके साथ भी फेलिंग विलियन के साथ भी रिएक्शन करा दो इसकी। तो RCHO है, इसका 2Cu पॉजिटिव और 3OH नेगेटिव यानी फेलिंग विलियन के साथ रिएक्शन कराई, नीला रंग था इनका कॉपर आयनों का, गर्म करा फेलिंग विलियन के साथ, तो इसने भी क्या कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया RCOO नेगेटिव, और ये Cu2O का लाल अवक्षेप बना और साथ में जल भी बना। तो ये रिएक्शन आपको बिल्कुल पक्की करके जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेम रिएक्शंस में भी करा रखी हैं, क्या होता है जब में भी मैंने करा रखी हैं। उसके बाद इसका अथवा भी है, अथवा जितने अथवा हैं वे भी सारे कराए हैं मैंने आपको इसमें, इस सेट में अथवा भी सारे करा दिए हैं। ऐसे नहीं कराया कि इसमें से एक करना था इसलिए मैं एक ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। इस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ, बस आपको वहाँ क्वेश्चन नहीं लिखने हैं जिस तरह मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखे हैं ना, क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो अथवा छठे का ख, क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्न के साथ अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्कोहल के साथ, अमोनिया के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, NaOH के साथ, हेलोजन के साथ, लाल फास्फोरस और जल की उपस्थिति में। 5 रिएक्शन है
मैंने बार बार आपको कहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से समीकरण जरूर आएंगी आपके एग्जाम में, देख लेना चाहिए। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में से देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल से रिएक्शन करोगे तो एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर, ठीक है, यहां से OH यहाँ से H, एस्टरीफिकेशन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन HNH2, NH3 को लिख सकते हैं ना HNH2, यहाँ से H यहाँ से OH, पानी निकल गया, एमाइड बन गया RCONH2। कार्बोक्सिलिक एसिड की PCl5 से रिएक्शन सारी दुनिया को पता है, दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, ClCl PCl3, RCOCl POCl3 और HCl। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जब NaOH का रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से H और यहाँ से OH, H2O निकल जाता है, RCOONA सोडियम साल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर आप क्लोरीन का रिएक्शन कराते हो लाल फास्फोरस और जल की उपस्थिति में, तो यहाँ कितने H हैं? 2 H हैं, 2 में से एक H एक Cl के साथ HCl बन के निकल जाता है और एक Cl यहाँ जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है इसके बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा मोनोक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 7वें का फर्स्ट पार्ट, PCl3 बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। भाई PCl3 तो 30% में हटाया गया, हट गया ये 30% में, PCl3 भी PCl5 भी। 7वें का सेकंड, फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो फेरस सल्फेट के ऊपर आप किसका रिएक्शन कराना चाह रहे हो? तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की क्रिया। फेरस सल्फेट पे क्लोरीन का क्रिया जब हम कराते हैं तो हमें मिलता है Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2HCl। और तारपीन के तेल के ऊपर जब क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन का रिएक्शन कराना दोनों जगह, तो हमें मिलता है कार्बन अलग हो जाता है, यानी कार्बन हो जाता है अलग और 16 मिलते हैं HCl। ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है। फिर अथवा पे आ जाओ, इसके भी अथवा में दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है देखते हैं अभी। इसके अथवा में दे रखा है, थोड़ा सा और ऊपर ले लूं, अभी तो है नीचे और भी, ठीक है, अरे ज्यादा हो गया, अब ठीक है। अथवा में कहा है 7वें के संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सिद्धांत लिखिए और इसका नामांकित चित्र बनाइए। H2SO4 की सुक्रोज और कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। भाई H2SO4 का औद्योगिक निर्माण 30% में हटाया गया, और यदि सुक्रोज या चीनी के या शक्कर के ऊपर आप H2SO4 का रिएक्शन कराते हो तो H2SO4 तो रहेगा ज्यों का त्यों, पर इसमें से कार्बन को अलग कर देगा, चीनी पूरी कैसी हो जाएगी? काली हो जाएगी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉपर के साथ जब रिएक्शन करता है तो SO2 गैस बन जाती है, CuSO4 प्लस 2H2O प्लस SO2 गैस, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आते हैं 7वें के ख पर, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह, एल्डिहाइड समूह और कार्बोनिल समूह के होने की पुष्टि हेतु एक एक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। इनका सरलतम सूत्र होता है CH2O और सामान्य सूत्र होता है CxH2O का होल 5। इनका स्रोत क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? दूध, फल, सब्जियां, अनाज, ये बहुत सारी चीजें हैं। अब आगे आ जाओ आप जरा, ये है, कहाँ गया, ये है यहाँ से। और कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है, सबसे ऊपर उदाहरण है ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च। अब हमें बताना है ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होने की पुष्टि। ये ग्लूकोज का फार्मूला लिखा CHO, CHOH का होल 4, CH2OH। एरो के ऊपर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई, थोड़ा ध्यान से समझना, CH3CO, CH3COO। एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, ठीक है, सोना नहीं है किसी को, जागते रहियो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं हम इस समय। बस एक बात ध्यान रखो कि आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना, इसमें बार बार बीच में 30% वाले क्वेश्चन भी आते रहते हैं तो डिस्टरबेंस होता रहता है बहुत ज्यादा।
तो क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना ज़्यादा सही है यदि आपको रिवीजन करना है फास्ट। देखो यहाँ से तो इतना हिस्सा निकलेगा, ये जो मैंने मार्क कर रखा, निशान लगा रखा, CH3COOH, 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 5 निकलेंगे CH3COOH। और जहां जहां से ये 4 तो H ये निकले, एक ये, पांचों जगह क्या आ जाएगा, COCH3। तो ये CH था, CH था, और COOCH3 ये आ गया। तो हमारे पास जो है ये CHO तो रहता है ज्यों का त्यों, पर ये 5 जगह ये साइड प्रोडक्ट तो ये निकला, एसिटिक एसिड के 5 अणु, एसिटिक अम्ल के 5 अणु, और पांचों जगह आ जाता है ये CHCOOCH3, मतलब COOCH3 आ जाता है पांचों जगह। इसे कहते हैं हम ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। 5 जगह एसीटेट आया जब हमने रिएक्शन करी एनहाइड्राइड के साथ। इससे हमें पता चलता है कि 5 जगह ही OH ग्रुप थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 5 जगह ही क्या थे, OH ग्रुप। अब आते हैं CHO ग्रुप की पुष्टि पर। देखो ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला CHO CHOH का होल 4 CH2OH। इसका ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दो आप। ब्रोमीन जल एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, और दुर्बल ऑक्सीकारक है तो अल्कोहल का तो कुछ नहीं बिगाड़ने का इस पे, पर CHO ग्रुप का ये बिगाड़ देगा। क्या बिगाड़ देगा, CHO कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, यानी इसका ऑक्सीडेशन तो ये कर सकता है पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है। तो इसने CHO का ही ऑक्सीडेशन करा है COOH में, ग्लूकोनिक एसिड बनाया है। इससे हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में केवल एक CHO ग्रुप होता है, क्योंकि केवल एक जगह ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आया है जो CHO के ऑक्सीडेशन से ही बना होगा। ब्रोमीन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि अल्कोहल को भी COOH में दे के मार दे, ऐसा नहीं कर सकता है वो, ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप की पुष्टि करनी है तो आप ग्लूकोज के ऊपर हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन करा दो। यहाँ से H2 और यहाँ से H2O निकल जाएगा, और यहाँ बन जाएगा आपके पास ऑक्साइम CHNOH। बस, बाकी सब जो का त्यों है। ग्लूकोज ऑक्साइम बनता है। इससे पता चलता है कि हाँ ये कार्बोनिल ग्रुप ही है। भाई CHO ग्रुप एक कार्बोनिल ग्रुप ही तो होता है। या फिर आप हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कर दो। बिल्कुल हाइड्रोजन साइनाइड से अभी पीछे भी हमने रिएक्शन करी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H इधर CN, यहाँ साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो यहाँ भी रिएक्शन जो CHO के ऊपर ही तो हुई है, तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि हाँ इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा था ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर भी बता दो आप। तो ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर तो हम बता दें, पर सुक्रोज तो आपने 30% में हटा दिया। सुक्रोज, एक मिनट रुक जाओ एक मिनट हुआ अभी असल में इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे इस तरीके से पढ़ाने का, इसलिए कुछ ना कुछ मैं पढ़ाने में इतना ज़्यादा मगन हो जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं रहता कि बच्चों को दिखाई भी दे रहा है या नहीं। देखो, अब देखो, मतलब आप दूसरे तरीके से आप इस ग्लूकोज के ऊपर हाइड्रोजन साइनाइड का जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H इधर CN, तो O के साथ H और इधर CN, तो ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। रिएक्शन केवल यहाँ होती है। इससे भी हमें पता चलता है कि कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है एक। और एक तरीका ऊपर हाइड्रोक्सिल एमीन का बताया ही आपको। अब ग्लूकोज और सुक्रोज का हमें क्या करना है, अंतर बताना है। पर सुक्रोज तो 30% में हटा दिया ना 30% में, पर फिर भी थोड़ी सी बात हम इसमें कर लेंगे। चलो, ग्लूकोज और सुक्रोज में जब आपको इस तरीके से अंतर लिखना होता है ना, तो आप एक बात ध्यान रखा करो। एक मिनट यहां तक कर लूँ इसे। एक बात ये ध्यान रखा करो कि ग्लूकोज के बारे में यहाँ लिखेंगे, ये ग्लूकोज है और ये सुक्रोज है। सुक्रोज को तो आप अपने आप पढ़ लेना है, सिलेबस में नहीं है। ग्लूकोज के बारे में ध्यान रखना है, मीठे फलों तथा शहद में होता है, जैसे अंगूर में। सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। जो सुक्रोज का जल अपघटन करोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। यह एक एल्डो हेक्सोज है। एल्डो माने एल्डिहाइड और हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन वाला। इसे डेक्सट्रोज भी कहते हैं। डेक्सट्रो रोटेटरी होता है ना, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। अणु सूत्र होता है C6H12O6 ग्लूकोज का। 6 तो इसमें कार्बन परमाणु होते हैं। एक कार्बोनिल ग्रुप होता है यानी CHO ग्रुप, और 5 होते हैं OH यानी अल्कोहल ग्रुप। प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप होते हैं सारे, और ये एक मोनोसैकेराइड है। अथवा के बाद देखो क्वेश्चन क्या है। अथवा के बाद 7वें का ख ही है ये भी। अथवा में एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत एवं शरीर में उनके कार्य लिखिए।
प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। ये सारी चीजें स्पष्ट करते हैं, चलो सारी चीजें स्पष्ट करते हैं प्रोटीन के बारे में, एमिनो एसिड के बारे में भी। एमिनो एसिड, देखो उत्तर एमिनो अम्ल, यह प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, एमिनो अम्ल क्या होता है? प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई। इसमें NH2 ग्रुप होते हैं, COOH ग्रुप होते हैं। ऐसे होता है एक सिंपल एमिनो एसिड RCH, एक NH2 ग्रुप भी अटैच है, एक COOH ग्रुप भी अटैच है। तो ये तो होगी एमिनो एसिड की परिभाषा। उत्तर में हमें उतनी बात लिखनी होती है जितनी पूछी जाती है, अपनी तरफ से फालतू की चीज कोई नहीं घुसेड़नी वहां, जितनी बात पूछी गई उतनी लिखनी है। प्रोटीन, प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड इकाइयों से मिलकर बनने वाले बहुलक होते हैं। ये एमिनो एसिड इकाइयां पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? दाल, दूध, पनीर, अंडा, मूंगफली, मांस, मछली आदि। सोयाबीन में सबसे ज्यादा है 54%। प्रोटीन के कार्य तथा उपयोग, क्या कार्य हैं? पेशियों का निर्माण करना, वृद्धि व कोशिकाओं की मरम्मत, एंजाइम व हार्मोन्स का निर्माण। ऊपर उठा लूं कभी फिर याद ही ना रहे। ऊपर प्रोटीन के कार्य या उपयोग, ठीक है। पेशियों का निर्माण, वृद्धि व कोशिकाओं की मरम्मत, एंजाइम व हार्मोन्स का निर्माण, रक्त व शरीर के द्रवों की पीएच का नियंत्रण, एंटीबॉडीज का निर्माण, आनुवांशिक लक्षणों पर नियंत्रण। अब प्रोटीन का विकृतीकरण भी पूछा इन्होंने, किसे कहते हैं? भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण प्रोटीन के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे प्रोटीन की तृतीयक संरचना भंग हो जाती है, ग्लोब्यूल खुल जाते हैं, हेलिक्स अकुंडलित हो जाता है। अतः प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है, इसे विकृतीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल, एक उदाहरण है अंडे को उबालने पर एल्ब्यूमिन का अविलेय रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तन, और दूसरा एग्जाम्पल है दही का जमना। ये भी प्रोटीन का क्या है? विकृतीकरण। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में अपने आंसर लिख कर आने हैं। और अब मैं एक बात बताता हूं आपको कि इस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपको पढ़ाई करनी है चैनल से, तो प्लेलिस्ट के अनुसार ही करा करो। हमेशा पढ़ाई करो तो प्लेलिस्ट के अनुसार करो, सबसे पहली बात। और वीडियो का स्पीड आप अपने अनुसार व्यवस्थित कर लो, जैसा आपको सही लगता है, दूसरी बात। तीसरी बात, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। हाथ से बने हुए नोट्स सबसे अच्छे होते हैं, आपको लिखने की प्रैक्टिस भी होती है। हालांकि PDF नोट्स पूरे अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पर। एक चीज और बताता हूँ कि मैं लगभग दूसरे या तीसरे दिन अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आया करूंगा और तुम्हें बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ खास बातें बताया करूंगा, इंपॉर्टेंट बातें। तो इसलिए टेलीग्राम पे जो मेरा चैनल है उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो PDF नोट्स के लिए। और दूसरी बात क्या बताइए आपको? दूसरी बात बताइए है कि जो इंस्टाग्राम पे मेरा लिंक है, होम पेज पे भी है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। नया टेलीग्राम का इंस्टाग्राम का नया अकाउंट है, उस पे आप जो है फॉलो कर लेना जरूर। मैं लाइव आऊँगा, शायद कल को ही आ जाऊँ लाइव, और आपको शाम के टाइम कुछ बताऊँगा। पहले नोटिफिकेशन दे दूंगा कि किस समय लाइव आऊँगा, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान रखना कि अनसोल्ड पेपर को देख लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप अनसोल्ड पेपर के चक्कर में पड़ के अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे। इसलिए आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो, क्वेश्चन बैंक ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, बाय। बाय तो ऐसा करना पड़ेगा ना, बाय।